अगला टॉपिक है कि आप डिसोल्यूशन कैसे कैसे करवा सकते हो, मतलब दुकान कैसे कैसे बंद की जा सकती है। क्लियर यहाँ पर? तो मैंने आपको क्या कहा था, याद कैसे करोगे कि उसने कोर्ट वाला काम छोड़ दिया था और कहाँ क्या ज्वाइन कर लिया, एचडी की, मतलब एचडी क्वालिटी की क्या ज्वाइन कर ली उसने, एमएनसी ज्वाइन कर ली। हाँ, एचडी क्वालिटी की एमएनसी ज्वाइन कर लिया। अब जरा आते हैं एच पर। एच क्या होता है जरा नोट करना। एच बच्चे हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अभी मैं लिखवाऊंगा इसके अंदर क्या आएगा। अगर इनमें से कुछ भी होगा तो इसका मतलब है कि आपको दुकान बंद करनी पड़ेगी। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पहला। डी का मतलब होता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, जिसके हम अभी बात भी कर रहे थे, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट ने देखा कुछ गलत चीजें हो रही है तो कोर्ट ने बोला भैया काम धंधा बंद कर। यहाँ पर आ गया। इसके बाद एम पर आते हैं। एम का मतलब होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट। आप खुद चाहते हो कि बस अभी फॉर्म बंद हो जानी चाहिए तो सारे मिलकर के इसको बंद कर देते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट से बंद करना। एन का मतलब होता है नोटिस देकर के बंद करना। नोटिस कौन देगा कैसे देगा भी समझेंगे। और सी होता है बच्चे कंपल्सरी डिसोल्यूशन। चलो हाँ जी, तो क्या ज्वाइन किया था जरा एक बार निमोनिक इसका बता दो क्या है यहाँ पर। एच डी और आगे बोलो एमएनसी। एच का मतलब है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से दुकान बंद हो जाए। क्लियर यहाँ पर? डी का मतलब है कोर्ट आएगा बीच में, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट होगा। ये बात समझ आई? और इसके बाद आता है एमएनसी। एमएनसी का मतलब क्या है, एम से म्यूचुअल एग्रीमेंट, सब बोल रहे हैं कि डिसॉल्व कर दो। एन का मतलब होगा नोटिस देकर के डिसॉल्व करना। और सी का मतलब है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। क्लियर यहाँ पर? एक बार बताओ बोल के। एच से क्या होगा, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट होगा, कुछ होगा दुकान पर। सी से क्या, सॉरी डी से क्या होगा, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट होगा। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट होगा। अगला वाला एम से क्या होगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट। और एन से क्या होगा, नोटिस। लास्ट वाला बचा सी वाला, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। चलो स्टार्ट करें और सुनो। मुझे आपको समझना है, याद नहीं करने, समझना है। पहला, अगर आपने मान लो दो लोग मिलकर के एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, तो जैसे आपकी बिल्डिंग तैयार हो गई आपकी पार्टनरशिप बन। बात समझ आई? अब दो लोगों ने मिलकर के बिल्डिंग बनाने का सोचा, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। इसे कहा जाता है कंप्लीशन ऑफ अ वेंचर। वेंचर मतलब कोई प्रोजेक्ट, कंप्लीशन ऑफ अ वेंचर। क्लियर यहाँ पर? तो जैसे ही वो अपने काम पूरा कर दिया, काम पूरा होते ही अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगा। अगला, इसके बाद बच्चे किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तब भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर यहाँ पर? और अगले वाला, अगर आपने पार्टनरशिप 2 साल के लिए बनाई है, 3 साल के लिए बनाई है, तो अगर वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा तो भी पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। तो ये याद नहीं करना, ये समझना है कब कब बंद होगा। पहला, अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट लिया है उसके कंप्लीशन पर पार्टनरशिप बंद। अगर हमने कोई पार्टनरशिप कुछ टाइम के लिए बनाई थी तो जैसे वो टाइम खत्म होगा, वो टर्म खत्म होगा, ये बंद। और इसके बाद अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो ये बंद। डन यहाँ पर? चलो याद कर लोगे? पहले तो नाम ही याद करा दो। एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब क्या है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। डी का मतलब क्या होगा, डी का डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। एमएनसी में एम का मतलब क्या है, म्यूचुअल एग्रीमेंट। और एन का मतलब नोटिस। सी का मतलब क्या है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ठीक है यहाँ पर? अब बात करते हैं बच्चे पहले वाले पार्ट की, यानी कि हैपनिंग ऑफ एन इवेंट किस किस वजह से बंद होगा। तो पहला, काम पूरा करो, कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट या कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, पार्टनरशिप। दूसरा, टाइम पीरियड हो जाएगा, टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तब एक्सपायरी ऑफ द टर्म। और तीसरा, डेथ ऑफ अ पार्टनर। डन? अगले वाला बच्चे यहाँ देखो, मतलब वो कहना ये चाहता है कि अगर 2 पार्टनर है, डेथ हो गई तो बंद हो जाए। ठीक है ना? चलो आगे।
डिसोल्यूशन बाय कोर्ट पर है। अब सुनो बच्चे, इसके लिए क्या याद करना है जरा वो समझ। इधर देखो, इधर देखो, इसको याद करना है आपको। अब जज की जगह ना जस्टिस याद रखना, ठीक है? क्या याद रखोगे? जस्टिस याद रखना। जस्टिस ने बोला यानी जज ने बोला यूपी उत्तर प्रदेश लॉस के लिए या लॉस का गिल्टी है। एक, इसके अंदर बच्चे पॉइंट है बहुत सारे, एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच, हमारे 5 पॉइंट यहीं से कवर होते हैं। ये लिख लो। हिंदी में लिखने का मतलब इनका कोई काम नहीं है, का और है का कोई काम नहीं है, सिर्फ किसका काम है? जस्टिस का, उसके बाद यू का, उसके बाद पी का, उसके बाद लॉस का, और उसके बाद गिल्टी का। तो बच्चे जज ने क्या बोला, जस्टिस ने क्या बोला? यूपी उत्तर प्रदेश किस चीज का गिल्टी है? लॉस का गिल्टी है। अब क्या करूं बच्चे, कुछ मिला नहीं, यही बनाया, चलो लॉस का गिल्टी है। अब छोड़ो ना, जो भी बन रहा है आप याद करो ना, याद तो रहेगा। कोर्ट ने बोला है, कोर्ट में जज होगा, जज को क्या बोल दिया हमने? जस्टिस बोल दिया। तो जस्टिस क्या बोल रहा है? यूपी लॉस का गिल्टी, ठीक है? अब बच्चे जस्टिस से क्या होगा? जस्टिस का मतलब है जहां पर कोर्ट को लगेगा कि फॉर्म डिसॉल्व करना सही है, तो अब लिखना है यहां पर कोर्ट फाइंड डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म जस्टिफाइड। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई डिसॉल्व कर देना फॉर्म को सही है, तो कोर्ट ऐसा कर सकता है। क्लियर यहां पर? और कोर्ट को ऐसा क्यों लगेगा बच्चे? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मान लो पहले आपने पार्टनरशिप बनाई, लीगल वेपन्स को एक्सपोर्ट कर, क्लियर यहां पर? क्या बनाओगे और उसे एक्सपोर्ट करोगे। कल को सरकार ने बैन लगा दिया और क्या बोला कि भाई ऐसा काम सिर्फ सरकार करेगी, कोई भी प्राइवेटली से नहीं कर सकता, तो आपकी पार्टनरशिप अपने आप ही क्या बन गई? इलीगल बन गई। तो कोर्ट ने बीच में आके क्या बोल दिया कि भैया आप ये पार्टनरशिप डिसॉल्व करो। ठीक है ना, एक कहानी सुना रहा हूं, ठीक है? याद रहे ताकि कि अगर कोर्ट को लगता है कि जस्टिफाइड है, इसको बंद कर देना चाहिए, तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर देगा और आपकी पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। डन? ये हो गया पहला। अगले वाला यूपी से यू आता है, यहां लिखना यू से क्या बनेगा? when a partner is a person of unsound mind, अनसाउंड का मतलब समझते हो ना? जो बेवकूफ है, दिमाग से बिल्कुल, ठीक है, मतलब पागल की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का है यानी कि पागल है, तो कोर्ट यहां पर इंटरवीन करके फॉर्म को बंद कर सकती है, फॉर्म डिसॉल्व कर सकती है। क्लियर यहां पर? अब आते हैं तीसरे वाले पर, पी वाले पर। अगर कोई पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो गया है, परमानेंटली इनकैपेबल हो गया है टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, तब भी कोर्ट बीच में आकर के दुकान बंद कर सकती है। When a partner is permanently incapable to perform his duty, तब भी यहां पर बंद किया जा सकता है। वैसे घबराओ मत, अभी करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। हाँ जी, ये सारे पॉइंट में किसके बता रहा हूं? जस्टिस किसमें आया होगा? मेन हेड क्या होगा? डिसोल्यूशन बाय कोर्ट का मेन हेड होगा। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट के सब हेड बनाने के लिए बोलो जरा, क्या बोला मैंने? जस्टिस ने क्या बोला था? यूपी लॉस का गिल्टी है। क्या है? यूपी लॉस का गिल्टी है। पहले जस्टिस का बताओ जरा, जस्टिस से क्या पॉइंट बनेगा हमारा? अगर कोर्ट को लगेगा कि फॉर्म डिसॉल्व करना जस्टिफाइड है, तो डिसॉल्व कर देगी, ठीक है ना? कोर्ट फाइंड डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म टू बी जस्टिफाइड, तो डिसॉल्व कर दो। और उसके बाद अगर हम बात करें अगले वाले पार्ट की, यूपी में यू की, तो यू का मतलब क्या होगा? पर्सन अगर अनसाउंड माइंड का है तभी डिसॉल्व कर सकती है। और पी का मतलब क्या होगा? परमानेंटली इनकैपेबल है। परमानेंटली क्या है? इनकैपेबल है टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, तब भी फॉर्म डिसॉल्व की जा सकती है। क्लियर यहां पर? और इसके बाद आ गया लॉस। अगर आपका बिजनेस कॉन्टिन्यूसली लॉस किए जा रहा है, तो भी यहां पर डिसॉल्व किया जा सकता है।
बिजनेस इज कॉन्टिन्यूसली इनकरिंग लॉसेस, तब भी आपकी दुकान बंद की जा सकती है कोर्ट से। क्लियर यहाँ पर? अगला बच्चे, अब बात करते हैं लास्ट में क्या बचा, यूपी लॉस का क्या है, गिल्टी है। यानी अगर कोर्ट किसी पार्टनर को पकड़ लेता है गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कोई गलत काम उसने किया हो, तो तब भी कोर्ट आपके फर्म को यानी दुकान को बंद कर सकता है। मिसकंडक्ट क्या लिखना है, मिसकंडक्ट, ठीक है, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, तब भी बंद किया जा सकता है। डन? कौन? व्हेन अ पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ठीक है। चलो, हाँ तो बच्चे कहाँ चला गया था वो, कोड खोलने बंद करने के बाद सेकंड वाले में इन्फॉर्मेटी लिख सकते हैं, इन्फॉर्मेटी ऑफ अ पार्टनर। क्या लिख सकते हैं? इन्फॉर्मेटी ऑफ अ पार्टनर। हाँ बच्चे, ल्यूनेटिक लिख दो, अनसाउंड माइंड लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे। चलो अब ये बताओ जरा एच का मतलब क्या है, शुरू करते हैं एच से। एच का मतलब क्या था? अरे यार नालायक हो गया, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। क्या था? हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। क्लियर यहाँ पर? अब इसके अंदर 3 पॉइंट बताए थे मैंने, कब कब कौन कौन से इवेंट पर दुकान बंद हो जाती है। प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तब बंद कर देना, वेंचर पूरा हो जाए तब बंद कर देना, अगला डेथ ऑफ अ पार्टनर में बंद कर देना, और तीसरा अगर टर्म पीरियड एक्सपायर हो जाए तब बंद। क्लियर यहाँ पर? क्योंकि 3 बातें। उसके बाद ये बताओ जस्टिस वाला पॉइंट का मेन हेड क्या होगा। एचडी में डी क्या था? डिसोल्यूशन बाय कोर्ट था, और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट के अंदर के सब हेड क्या है? जस्टिस। क्या बोला? यूपी लॉस का गिल्टी है। अब बताओ जस्टिस से क्या होगा? जहां पर भी जस्टिफाइड होगा कि दुकान बंद करनी चाहिए, कोर्ट को लगेगा तो बंद कर देंगे। यू का मतलब क्या था? अनसाउंड। पी का मतलब क्या था? परमानेंटली इनकैपेबल। किस लिए? टू परफॉर्म। परमानेंटली इनकैपेबल है मतलब किसी भी हालत में अपने काम पूरे नहीं कर सकता, तो परमानेंटली अगर इनकैपेबल है टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, तब भी वहां पर दुकान बंद की जा सकती है। यूपी के बाद क्या था? लॉस। लॉस का मतलब था कि अगर बिजनेस बार बार लॉस किए चला जा रहा है तो क्या होगा? दुकान बंद कर देना। और इसके बाद अगला गिल्टी में क्या लिखोगे? जब पार्टनर किस बात का गिल्टी पाया जाएगा? किसी मिसकंडक्ट का गिल्टी पाया जाएगा तो दुकान बंद की जा सकती है। पहले दिमाग में जरा ये बैठा लो, जल्दी से एक बार याद करने की कोशिश करो। फिर आगे बढ़, जल्दी से पूरी कहानी सुना दो। हाँ पहले मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन में 5 हेड क्या है? HDMNC। एच का मतलब बहुत बढ़िया। अगले वाला डी का मतलब डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। एम का मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट। अच्छा, उसके बाद एन का मतलब नोटिस, और सी का मतलब कंपल्सरी डिसोल्यूशन, करना ही करना है यहाँ पर। क्लियर यहाँ पर? अब हैपनिंग ऑफ इवेंट के 3 एग्जांपल, मतलब 3 केसेस। डेथ ऑफ अ पार्टनर, काम पूरा कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया, वेंचर पूरा कर दिया, प्रोजेक्ट पूरा कर दिया, यानी कंप्लीशन ऑफ वेंचर होगा तब भी आप कर सकते हो। और अगला, और अगला, हाँ मतलब बोल दिया ना कि वेंचर कंप्लीट हो गया, काम पूरा कर दिया तब हो जाएगा, डेथ पर हो जाएगा। और क्या? जिस टाइम के लिए पार्टनरशिप बनी थी वो टाइम पूरा हो जाएगा तो अपने बंद हो जाएगा, एक्सपायरी ऑफ द टर्म। क्लियर यहाँ पर? अब डिसोल्यूशन बाय कोर्ट में क्या बना है, क्या कहानी है? जज ने बोला यूपी लॉस का गिल्टी है। और स्टेट का बच्चे निकलता है ना, लास्ट में P&L निकलता है ना, सीएजी ऑडिट करता होगा, सुना होगा आपने इको में। या चलो छोड़ो, आप बस ये याद रखो यूपी लॉस का गिल्टी बस। क्लियर यहाँ पर? तो यूपी में यू क्या है? पहले जस्टिस में, जस्टिस का मतलब क्या है?
अगर जस्टिफाइड है, अगर जस्टिफाइड है कि ये दुकान सही नहीं चल रही तो कोर्ट यहाँ पर बंद करेगा। क्लियर? यहाँ पर जस्टिफाइड के बाद क्यों क्या होगा? अनसाउंड पार्टी। हाँ, उसके बाद बी क्या होगा? परमानेंटली, परमानेंट डैमेज नहीं नालायक, परमानेंटली इनकैपेबल होगा अपने काम पूरे करने के लिए। क्लियर? यहाँ पर उसके बाद अगला क्या था यूपी के बाद? लॉस। अगर बिजनेस बार बार कॉन्टिन्यूसली लॉस किए जा रहे हैं तो भी दुकान बंद की जा सकती है। और लास्ट पॉइंट था गिल्टी। कौन गिल्टी है? पार्टनर। पार्टनर गिल्टी है, कोर्ट नहीं, पार्टनर गिल्टी है। किस चीज का? मिसकंडक्ट का। चलो याद हो जाएगा। बस ऑनलाइन से रिस्पांस तो दिया नहीं किसी ने, बट याद हो जाएगा ये बता दो पहले। अरे जवाब दे दो ना। यस सर, हो गया याद। चलो बाकी जल्दी बताओ से, याद हो जाएगा? यस यस सर। अच्छा, म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या है? म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब है जब सारे पार्टनर्स डिसाइड करेंगे, व्हेन ऑल पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। ये आसान है सबसे। म्यूचुअल का मतलब ये सबने मिलकर के बोल दिया कि अब बंद कर देते दुकान, हमें नहीं करना आगे पार्टनर। क्लियर है? चलो, नोटिस का मतलब क्या है? ध्यान से सुना। नोटिस का मतलब, बच्चे पार्टनरशिप अलग तरह, बहुत तरह की होती है। एक होती है पार्टनरशिप एट विल, यानी जब तक आप चाहोगे तब तक इसे चलाते रहो। क्लियर है? अब एक पार्टनर आपके पास आता है और कहता है मेरा मन नहीं कर रहा, पार्टनरशिप बंद कर दो। नोटिस में बात समझ आ रही है? नोटिस में मैंने क्या बोला? बहुत तरह की पार्टनरशिप होती है। एक पार्टनरशिप होती है पार्टनरशिप एट विल, जब तक इच्छा करेगी ना, मतलब जब तक मन करेगा। विल का मतलब जब तक मन करेगा तब तक चलाएंगे, और बाद में जिसका मन नहीं करेगा वो चला जाएगा, फॉर्म डिसॉल्व कर। ले रहे यहाँ पर? तो बच्चे एक पार्टनर का मन नहीं कर रहा, वो क्या करेगा? वो नोटिस देगा सारे पार्टनर्स को, इन राइटिंग, informing about his intention to dissolve the firm. तो आसान? हाँ जी बच्चे, आसान है यहाँ पर कि अगर हमारी पार्टनरशिप मन मुताबिक चल रही है, पार्टनरशिप एट विल है, और किसी पार्टनर का मन नहीं कर रहा कि भाई मैं नहीं चलाना चाहता, पार्टनरशिप बंद करो, तो आप यहाँ पर जाकर के नोटिस दो और बता दो कि पार्टनरशिप बंद करो। ठीक है? नोटिस में यही बताना ना कि पार्टनरशिप, मेरा मन है कि पार्टनरशिप बंद हो जानी चाहिए, यही बात नोटिस में आपको सारे पार्टनर्स को बता देंगे। है बात समझ आ गई? हाँ जी बच्चे, बात समझ आ गई। और लास्ट बचा, एक मिनट सुन लो पहले, फिर बाद में नोट कर लेना। लास्ट बचा कंपल्सरी डिसोल्यूशन। इसके अंदर दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है जब सारे पार्टनर्स, व्हेन ऑल पार्टनर्स, या फिर सारे पार्टनर्स एक को छोड़ करके कंगाल हो जाए, दिवालिया हो जाए। इसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में? इंसॉल्वेंट। नालायक दिवालिया लिखो क्योंकि मत आ जाना। इंसॉल्वेंट बोला जाता है। ठीक है ना? जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, कंगाल हो जाए, तो पार्टनरशिप फॉर्म अपने आप बंद हो जाएगी। सारे कंगाल हो जाए एक को छोड़ करके तो भी पार्टनरशिप बंद हो जाएगी, क्योंकि एक अकेला इंसान पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं कर सकता। डन यहाँ पर? और अगला, जब आपका बिजनेस इलीगल बन गया, व्हेन बिजनेस बिकम्स इलीगल, हाँ जी, when business becomes illegal, कंपल्सरी कब होगा? जब सारे दिवालिया हो जाए तब, और दूसरा जब आपका बिजनेस ही इलीगल हो जाए तब। तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन है, तब कोई रोक नहीं सकता, दुकान बंद करनी पड़ेगी। ठीक है? चलो, हाँ जी, कर लिया नोट? ये अभी नहीं, सॉरी, ये लो कर दो। बस लास्ट। तो बच्चे वो एमएनसी में भी काम करते करते थक गया, उसको समझ में आ गया कि भाई एमबीए करके ऐसे धक्के खा करके फायदा नहीं है। तो बच्चे अब वो क्या बन गया? अब वो बन गया एमएलए।
और इसने बहुत प्राइवेट प्रॉपर्टीज इकट्ठा है। अभी अगला टॉपिक कौन सा है? तो बच्चे अगला टॉपिक है फर्म के डेट और प्राइवेट डेट का डिफरेंस। फर्म्स डेट्स एंड प्राइवेट डेट का डिफरेंस लास्ट टॉपिक है इसका, फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट। क्या हाँ, बस ऐसे बता रहा हूँ ये मैं, इससे ज्यादा ध्यान में नहीं देना आपको, बस ऐसे सुन लो एक बारी। फर्म के डेट का मतलब होता है वो उधार जो दुकान ने ले रखा है, और प्राइवेट डेट का मतलब होता है वो उधार जो इंडिविजुअल पार्टनर ने लिया। क्लियर यहाँ पर? मतलब फर्म के डेट का मतलब फर्म्स डेट, फर्म का मतलब है दुकान से लिया हुआ उधार, क्या बनेगा? फर्म्स डेट। और प्राइवेट की बात करेंगे तो प्राइवेट डेट किसको कहा जाएगा? जो पार्टनर ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में फर्म से बाहर उधार ले रखा होगा। क्लियर यहाँ पर? तो अच्छा बस ये थोड़ा सा लिख लो। उसके बाद ये जो मैंने एमएलए की प्राइवेट प्रॉपर्टीज ये लिखा है यहाँ पर, ये डिफरेंस के पॉइंट है फर्म्स डेट और प्राइवेट डेट के बीच में, ये उसके बेसिस है। बस यहाँ लिख दो फर्म के डेट क्या होते हैं, तो नोट करना, डेट विच द फर्म owes to outside और प्राइवेट डेट की बात करें तो डेट विच अ पार्टनर owes in his personal capacity। ठीक है, मतलब एक बता दिया कि वो सारा उधार दुकान में रखा है, दुकान में लिया हुआ है, और अगले वाले में बता दिया कि प्राइवेट वाले में सारा उधार किसने लिया हुआ है? पार्टनर ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लिया हुआ है। तो चलो लिख लो पहले प्रॉपर्टी। हाँ जी बच्चे, एम से मीनिंग है, तो मीनिंग मैंने आपको ऊपर लिखवा दिया, बता देना फर्म्स डेट का मतलब है जो डेट दुकान ने लिया हुआ बाहर वालों से, और यहाँ बता देना जो पार्टनर ने लिया अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बाहर वालों से। ये मीनिंग हो गया। अब एल से आता है लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में बता देना कि, एक मिनट यहाँ लिख दूं मैं, लाइबिलिटी में लिख देना ऑल पार्टनर्स आर लाइबल टू पे फर्म्स डेट्स। और प्राइवेट वाले में कौन लाइबल होगा? इंडिविजुअल पार्टनर। बहुत बढ़िया। कंसर्न्ड पार्टनर इज लाइबल पर्सनल। ए से बन जाता है एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स असेट्स, फर्म्स प्रॉपर्टी कर दो, फर्म्स प्रॉपर्टीज। और वैसे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी लिखा है इसका एक लास्ट पॉइंट बना लेना, सारी पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। बस ये वाला पॉइंट समझाने के लिए आपको ये करवाया, नहीं तो बेकार ही था, करवाने की जरूरत नहीं। ये वाला इंपॉर्टेंट सुनना। उससे पहले मुझे बताओ, फर्म की प्रॉपर्टी अगर दे रखी है, दुकान की प्रॉपर्टी अगर गिवन है, तो पहले दुकान का उधार चुकाओगे कि पार्टनर का उधार चुकाया जाएगा? पहले फर्म का। क्या लिखना? फर्म्स प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्टली फॉर पेमेंट ऑफ फर्म्स लायबिलिटीज या फर्म्स डेट्स कर लेना। क्लियर यहां पर? हाँ जी, बात समझ आई? ओके, क्लियर है? और बच्चे बाहर वालों को देने के बाद, आपने पढ़ा ना डिसोल्यूशन में, बाहर वालों को देने के बाद अगर कुछ बच जाएगा तो वो किसका होगा? पार्टनर का होगा। और अगर वो पार्टनर का होगा तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी प्राइवेट लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। मतलब ये दुकान की एसेट बेचो
और सबसे पहले किसकी पेमेंट कर दो? दुकान की लायबिलिटीज की पेमेंट ले रहे आप। और उसकी पेमेंट के बाद अगर कोई सरप्लस बच गया तो वो सरप्लस कौन लेकर के जाएगा? पार्टनर्स लेकर के जाएंगे इन देयर पीएसआर। ऐसे होता था ना। और इसके बाद ध्यान सुनना, और इसके बाद ये वाला जो पैसा वो घर लेकर के जाएंगे, इसका इस्तेमाल अपने प्राइवेट डेट को पे करने के लिए कर सकते हैं। यही बात मैं समझा। बात समझ आई यहाँ पर कि पहले इस्तेमाल कहाँ करो? दुकान के उधार चुकाने में, और जब दुकान का उधार चुका दिया जाए उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो घर ले जाओ और घर ले जाकर के प्राइवेट डेट को पे करने में लगा। क्लियर की बात है। और अगर बात करें बच्चे प्राइवेट असेट्स की, तो प्राइवेट असेट्स का क्या होगा? सेम कहानी। प्राइवेट असेट्स को पहले यूज करना क्या पे करने में? प्राइवेट लायबिलिटी। उसके बावजूद कुछ बच जाए, पे करने के बाद कुछ बच जाए, तो सरप्लस का इस्तेमाल करना फॉर्म के लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। सीधी बात आपने पढ़ा हुआ है ना, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी में अगर मान लो आपके आपके घर की कीमत 10 लाख है, तो उस 10 लाख से पहले अलाउ किया जाएगा कि अगर आपने कोई पर्सनल लोन लिया हुआ है तो पहले वो चुका दो। 4 लाख बचा, और क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो ये पैसा आपके पास छोड़ा नहीं जाएगा। इस पैसे को ला करके आपको दुकान की लायबिलिटीज को पे ऑफ करना होगा। कर पाओगे? हाँ जी, चल यही कहानी यहाँ पर है, इसी के लिए मैंने ये करवाया आपको। कर लो इसे। कहाँ पर? यहाँ पर लिखो मेरे साथ, अगर लिखना है। शेयर ऑफ कंसर्न्ड पार्टनर in excess of firm's property over firm's debt, मतलब सरप्लस की बात कर रहा हूं, can be used for private debt. चांस कम है, बस इसको रीड करके समझ के छोड़ देना ताकि आप लिख पाओ कि पहले दुकान के जो होंगे वो दुकान की लायबिलिटी पे करने में इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो पार्टनर घर लेकर के जा सकता है। जब घर ले जाएगा तो उन पैसों का इस्तेमाल प्राइवेट डेट रीपे करने के लिए कर सकता है। और यहाँ पर उल्टा है कि अगर प्राइवेट एसेट आपके पास है तो उससे प्राइवेट लायबिलिटी पहले पे कर दो, तो बचेगा वो आपको दुकान में लेकर के आना है और दुकान की लायबिलिटीज को पे ऑफ करना। ठीक है, चलो। हाँ जी बच्चे, तो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में इतनी थ्योरी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप कर लोगे इसको? हाँ जी बच्चे, ऑनलाइन से बता दो, कर पाओगे?